सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत। मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 21। दूसरी आवाज आई, माल उतार कर अंदर रखो और देखो तो इसमें ड्राई फ्रूट ही है ना। नदीम का दिल कांप उठा। ये लोग अब सारे खोखों को खोलेंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसे कुछ अंदाजा हो गया था कि ये लोग किसी खतरनाक गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। और जब एक आदमी ने वैगन के पिछले दरवाजे की तरफ आते हुए कहा, दादा आज कीमती माल हाथ नहीं लगा, तो वो समझ गया कि ये फौजी नहीं बल्कि डाकू लुटेरे हैं। खोखे वैगन से नीचे उतारे जाने लगे। दो आदमियों ने नदीम के खोखे को भी नीचे उतार कर रख दिया। थोड़ी देर के बाद वैगन के वहां से बाहर निकलने की आवाज आई। ये आवाज कुछ फासले पर जाकर बंद हो गई। किसी ने गुस्से में कहा, अरे इसे क्यों बंद कर दिया? इसे आगे ले जाकर दरिया में डाल दो, जल्दी करो। वैगन एक बार फिर स्टार्ट हुई और उसकी आवाज दूर होते होते गायब हो गई। नदीम को भारी जूतों की आवाजें अपनी तरफ आती सुनाई दी। किसी ने कहा, इसे खोलकर रखो। एक खोखे का तख्ता उखाड़ने की आवाज आई। फिर किसी ने कहा, दादा ड्राई फ्रूट ही हैं। रहने दो, एक पेटी अपने लिए रख लेंगे, बाकी अपने एजेंट के हाथ बेच देंगे। 4-6 हजार तो मिल ही जाएंगे। चलो अब टालीगंज की तरफ जाते हैं, देहराज जीप लेकर आता ही होगा। जूतों की आवाजें गैराज से निकलकर बाहर चली गईं। नदीम पर असल बात वाज़ेह हो गई थी। ये लोग लुटेरे थे जो फौजियों की वर्दी पहनकर कलकत्ते के नाकों पर आधी रात को वारदातें करते थे। ये बात उसके लिए तस्कीन का बाइस थी कि वो फौज के कब्जे में नहीं है और ये लोग थोड़ी देर बाद वहां से जाने वाले थे। शायद उन लुटेरों का वो साथी भी आ गया था जो मलिक साहब की वैगन को दरिया में फेंकने गया था, क्योंकि किसी ने बुलंद आवाज में पूछा था, अरे किसी ने वैगन डालते देखा तो नहीं? उसके बाद वो बंगाली में खुदा जाने क्या बातें करने लग गए। थोड़ी देर बाद जीप की आवाज सुनाई दी जो गैराज के करीब आकर रुक गई। ये डाकू लुटेरे उस जीप में सवार हो रहे थे। जीप स्टार्ट हुई और उसकी आवाज दूर जाकर गायब हो गई। नदीम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर गिरा हुआ हजारों मन भारी पत्थर उठा दिया हो। अब वो ये इत्मीनान करना चाहता था कि पीछे कोई आदमी तो नहीं छोड़ दिया गया। वो खोखे के अंदर हमतन गोश होकर बैठा रहा। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। खुदा का शुक्र था कि उसके ऊपर कोई दूसरा भारी खोखा नहीं रखा गया था। तख्ते में किए गए सुराखों में से उसे ताजा हवा अंदर आती महसूस हो रही थी। बाहर मुकम्मल खामोशी छाई थी। करीबन 5 मिनट तक नदीम खोखे के अंदर दम साधे बैठा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि बाहर कोई आदमी मौजूद नहीं है, तो उसने दोनों हाथ खोखे के ऊपर लगे हुए तख्ते पर रखकर ऊपर को दबाव डाला। मलिक साहब ने खासतौर पर कीलें ज्यादा अंदर तक नहीं गाड़ी थी। जरा सी कोशिश के बाद तख्ता उखड़ गया। उससे हल्की सी आवाज पैदा हुई। नदीम वहीं सिमटकर आवाज का रद्द-ए-अमल मालूम करने की कोशिश करता रहा। बाहर वही सन्नाटा तारी था। नदीम ने तख्ता एक तरफ हटाया और सर बाहर निकाल कर देखा। ये एक तंगो तारीख जगह थी। अंधेरे में नदीम सिर्फ इर्द गिर्द पड़े हुए खोखों को ही देख सका। वो खोखे से बाहर निकल आया। उसके घुटने जुड़ गए थे। वहीं बैठकर उसने अपने घुटनों को दबाया, फिर 2-4 बार खोला, फिर उठकर बंद दरवाजे की तरफ गया। खतरा यह था कि कहीं बाहर से वो लोग ताला लगाकर ना गए हों। अगर वो कुंडी भी लगा गए थे तो नदीम उसे खोलकर नहीं देख सकता था। उसने दरवाजे को बाहर की जानिब दबाया। दरवाजा बाहर से बंद था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि बाहर से ताला लगा है या सिर्फ कुंडी लगी हुई। नदीम को यकीन था कि वो लोग बाहर से ताला लगाकर गए होंगे। इससे पहले कि वो लोग दूसरी वारदात करने के बाद वहां वापस आ जाते, नदीम को वहां से निकल जाना था। अंधेरे में वो इधर उधर कोई ऐसी शय तलाश करने लगा जिसकी मदद से वो दरवाजे को खोल सके। उस गैराज नुमा कोठरी में कोई रोशनदान भी नहीं था। उसे कोने में एक तरफ पड़ा हुआ लोहे का एक ऐसा रॉड मिल गया जिसकी मदद से खोखों को खोला जाता है। ये बेहद मौजू हथियार था। ये लोहे का डंडा आगे से पतला होकर अंदर को जरा सा मुड़ा हुआ था। उसे ये खतरा भी था कि कोई बाहर पहरेदार न बैठा हो, मगर उसे ये खतरा मोल लेना ही था। नदीम ने लोहे की सलाख दरवाजे के बीच में डालकर बाहर कुंडे की जंजीर को काबू में कर लिया। उसके बाद जोर से ऊपर को झटका दिया तो जंजीर टूट गई। नदीम वहीं साकित खड़ा रहा। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। किसी के कदम तेजी से दरवाजे की तरफ नहीं आए। इसका मतलब था कि बाहर कोई पहरेदार नहीं था। नदीम ने दरवाजा खोल दिया। अंधेरी रात में ताजा हवा का झोंका उसके चेहरे से छूकर गुजर गया। उसने दाएं बाएं देखा। अंधेरे में पहले उसे कुछ नजर न आया, फिर दरख्तों के धब्बे से नजर आने लगे। कोठरी से बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और दौड़कर सामने वाले दरख्तों में आ गया। यहाँ आते ही वो घास में बैठकर आसपास का जायजा लेने लगा। ये कोई वीरान जगह मालूम होती थी। इर्द गिर्द कहीं दूर तक किसी बिल्डिंग वगैरह की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। नदीम उठा और दरख्तों में से होता हुआ एक कच्ची पगडंडी पर आ गया। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। हवा की झोंकों में दरिया में डूबे हुए सरकंडों की खुशबू से बार बार महसूस हो रही थी।
यकीनन दरिया वहां से करीब ही था, और ये दरिया सिवाय दरिया हेगली के और कोई नहीं हो सकता था। असल में उस दरिया का नाम जमुना है, जो कलकत्ते में दाखिल होने के बाद हगली का नाम इख्तियार कर लेता है। ये दरिया आगे जाकर खलीज बंगाल में जा गिरता है। नदीम को ख्याल आ गया कि नजमी यानी चंदा लक्की बाई के जिस पुराने बंगले में रहती है वो भी दरिया हगली के किनारे पर ही वाक़ है। नदीम पहली बार उसी बंगले के बाहर आया था। उस बंगले की स्याह चारदीवारी और फाटक के ऊपर लगा हुआ टाइपराइटिंग स्कूल का पुराना बोर्ड उसे अब भी याद है। लक्की बाई तवाइफों की नायिका कत्ल हो चुकी थी और नदीम को मालूम था कि अब वहाँ नजमी और उसकी हमराह सहेली कृष्णा बाई ही रहती हैं। अगरचे बदमाश धूमल ने अब उनका चार्ज संभाल लिया था और वहाँ उसकी मौजूदगी लाजमी थी, लेकिन आधी रात गुजर चुकी थी। बहुत मुमकिन था कि धूमल बदमाश नशा करके गहरी नींद में गर्क हो और नदीम को कृष्णा या नजमी के पास जाने का मौका मिल जाए। इस ख्याल को जहन में रखकर नदीम ने दरिया की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो दरिया सरकंडों की मरतूब खुशबू पर दरिया का सुराग लेता अंधेरे में चल रहा था। आखिर उसे सितारों की रोशनी में दरिया का मटियाले रंग का चौड़ा पाट दिखाई दिया। वो तेज तेज चलकर दरिया के किनारे आ गया। उसने दरिया के बहाव की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि लक्की बाई का खस्ता हाल बंगला दरिया के बहाव के रुख पर ही वाक़ था। वो अपने कयास के मुताबिक चला जा रहा था। दरिया के किनारे एक कच्चा रास्ता झाड़ियों और नारियल के दरख्तों में से होकर गुजरता था। रात खुनक थी। ये मई जून के महीनों की खुनक रात नहीं थी। इन रातों में जो ठंडी मस्त हवा चलती है तो सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में रातें सर्द आमेज खुनक होने की वजह से सांपों का ज्यादा खतरा नहीं रहता था। उसके बावजूद नदीम बेहद मोहतात होकर चल रहा था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी, क्योंकि इन नकली फौजियों के वापस आ जाने का भी खतरा था। अगरचे नदीम को यह इत्मीनान था कि उन्हें खाली खोखा देखकर ये कभी गुमान नहीं हो सकता कि उसके अंदर एक आदमी था जो भाग गया है। ताहम दरवाजे की उड़ी हुई कुंडी उन्हें शक में डाल सकती थी और वो अपने बचाव की खातिर इलाके का जायजा लेने निकल सकते थे। नदीम देर तक दरिया के साथ वाले कच्चे रास्ते पर चलता रहा। एक जगह उसने 2-3 कश्तियां देखी जो दरिया के किनारे पर खड़ी थी। आदमी वगैरह से वहां भी कोई नजर न आया। वो उन कश्तियों से कुछ फासले पर होकर आगे निकल आया। वो दिल में दुआएं मांग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लक्की बाई का बंगला कहीं पीछे हो। वो खुदा पर भरोसा किए चलता गया। अब उसे दरिया के दोनों किनारों पर दूर रोशनियां नजर आने लगी थी। ये रोशनियां ऊंची इमारतों और कारखानों की थी और काफी फासले पर थी। एक जानिब दोराहे से सिग्नल की हरी और लाल बत्ती दिखाई दी। ये दरिया के दूसरे किनारे पर थी। ये दोनों रोशनियां ऊंचे एंटीना पर लगी थी और लाल बत्ती जल बुझ रही थी। अचानक नदीम को याद आया कि जिस रोज वो पहली बार कलकत्ते स्टेशन से उतरकर छुपता छुपाता नजमी से मिलने लक्की बाई के बंगले पर आया था, तो उसने दरिया पार किसी वायरलेस स्टेशन का ऊंचा एंटीना देखा था जिसके तारों का एक जाल बिछा हुआ था। यकीनन ये वही वायरलेस स्टेशन का एंटीना था। नदीम को हौसला हुआ। वो ठीक रास्ते पर जा रहा है। उसने अपने बाएं जानिब अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। लक्की बाई का बंगला कहीं करीब ही होना चाहिए था। वो दरिया के किनारे से हटकर बाएं जानिब ढलान पर आ गया। यहाँ उसे कुछ दूर घने दरख्तों का एक झुंड नजर आया। उस झुंड को भी उसने पहचान लिया। ये दरख्त लक्की बाई की कोठी के बाहर खड़े थे। नदीम उसी तरफ चलने लगा, मगर उसे वहाँ कोई बंगला अंधेरे में अभी तक दिखाई नहीं दिया था। कहीं वो गलत सिम तो नहीं आ गया? यह ख्याल उसके दिल में आया ही था कि अंधेरे में उसे किसी एक मंजिला इमारत का साया सा उभरता नजर आया। वो उसकी तरफ बढ़ा। नदीम का दिल खुशी से उछल पड़ा। यही लक्की बाई का बंगला था। बंगले के गेट का एक ही पट था जो बंद था। नदीम दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गया और गौर से बंगले की तरफ देखने लगा। बंगले के ऊपर कौस की शक्ल में एक बोर्ड लगा था जिसकी इबारत वो दूर से नहीं पढ़ सकता था, लेकिन लक्की बाई का खस्ता हाल पुराना बंगला नदीम ने पहचान लिया था। अब उसे यह खतरा था कि अगर बंगले के अंदर कोई चौकीदार पहरा दे रहा है तो उससे कैसे अपने आप को बचा पाएगा। लक्की बाई मर चुकी थी, पर नदीम को यकीन था कि नजमी या कृष्णा बाई में से कोई न कोई इस बंगले में जरूर मौजूद होगा। कृष्णा और नजमी ने भी उसे बताया था कि लक्की बाई के कत्ल के बाद अब वो सोनागाची में धंधा करने के बाद इसी बंगले में आधी रात के बाद आ जाती हैं। खतरा से लक्की बाई के बदमाशों धूमल और उसके दूसरे साथियों की तरफ से था। नदीम के पास कोई असलहा वगैरह भी नहीं था। वो दरख्त की ओट में अंधेरे में बैठा सोचने लगा कि उसे बंगले में किस तरफ से दाखिल होना चाहिए। बंगले के इर्द गिर्द 9 फुट ऊंची 4 दीवारी बनी हुई थी। नदीम ने चारों तरफ देखा। रात सुनसान और अंधेरी थी। किसी पहरेदार की भी किसी जानिब से आवाज नहीं आ रही थी। नदीम ने अल्लाह का नाम लिया और उठकर बंगले के अकब की जानिब आ गया। यहाँ कोई दरख्त नहीं था। वो बंगले की पुरानी मगर बेहद पुख्ता दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उस दीवार को वो किसी सहारे के बगैर नहीं फांद सकता था। वो फूंक फूंक कर कदम उठाता दीवार के मगरिब की तरफ चलने लगा कि शायद किसी जगह से दीवार फांदने के वास्ते कोई सहारा मिल जाए या किसी जगह से दीवार टूटी हुई हो। बंगले में गहरा अंधेरा और मौत जैसा गंभीर सन्नाटा था।
رات کے اندھیرے میں وہ کوئی بھوت محل لگ رہا تھا۔ ایک دم سے ندیم دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ سی سنائی دی تھی۔ ندیم کو قدموں کی چاپ صاف سنائی دی تھی۔ یہ آواز اندھیرے میں اس کے عقب سے آئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جدھر سے آواز آئی تھی ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے 1:30 بجے کا عمل تھا۔ کلکتہ کے دریا ہگلی کے کنارے لکھی بائی مقتولہ کا یہ خستہ حال قدیم بنگلہ آصف زدہ معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے کی جانب کسی طرف بھی بنگلے میں روشنی نہیں تھی۔ ندیم لٹیروں کا گیراج توڑ کر یہاں نجمی سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ نجمی یہاں واپس آ چکی ہے۔ اگر وہ رات کو سونا گاچی کے کوٹھے پر کرشنا بائی کے ساتھ مجرا بھی کرتی رہی ہوگی تو اس وقت تک تو وہ یہاں پہنچ چکی ہوگی۔ ندیم کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان لٹیروں کی ٹولی میں سے کوئی لٹیرا اس کے پیچھے لگا ہو، جنہوں نے اسے یرغمال بنا کر دریا کے کنارے والے پرانے گیراج میں بند کر دیا تھا۔ پر انہیں تعاقب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں تو اسے گولی مار دینی چاہیے تھی، کیونکہ ندیم ان کی خفیہ کمینگاہ کا راز اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اندھیرا اگرچہ گہرا تھا، لیکن ستاروں کی دھندلی چمک میں کچھ فاصلے پر درخت تاریکی کے پس منظر میں ابھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ندیم نے سوچا ہو سکتا اس کا وہم ہو۔ اگر کوئی پیچھے لگا ہوتا تو اب تک اسے پستول دکھا کر گرفتار کر چکا ہوتا، کیونکہ ندیم جیل توڑ کر بھاگا ہوا مفرور قیدی تھا جس پر انڈین ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے پاکستانی جاسوس ہونے کا سنگین الزام لگایا گیا تھا، اور سول اور ملٹری پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ اگرچہ ندیم دلی کی جیل سے بھاگا تھا، لیکن پولیس کو معلوم تھا کہ مفرور ملزم یا پاکستانی جاسوس ندیم کی محبوبہ چندا بائی کلکتے میں ہے اور وہ اس سے ملنے کلکتہ ضرور جائے گا۔ اس طرح سے پولیس کلکتہ میں بھی چوکس تھی، اور تھوڑی دیر پہلے بنگال رائفلز کے کچھ نوجوانوں نے اسے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ ندیم کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے دلیری سے کام لیا اور ان کی قید سے بھاگ کر چنیوٹ کے نیک دل تاجر کے گھر پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے وہ امجدیہ ہوٹل کے مالک سیٹھ جبار کے پاس ایک کھوکے میں چھپ کر جا رہا تھا کہ کلکتہ میں رات کو فوجی وردی پہن کر وارداتیں کرنے والے ڈاکوؤں نے ویگن کے کھوکوں کو مال سے بھرا ہوا سمجھ کر ان پر قبضہ کر لیا اور گیراج میں لے گئے۔ وہاں سے ندیم کھوکے میں سے کسی طرح نکل کر بھاگ کھڑا ہوا اور اب نجمی سے ملنے لکھی بائی کے پرانے بنگلے کی دیوار کے ساتھ لگا اندر جانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار اگرچہ اسٹول پر دیوار سے ٹیک لگائے سو رہا تھا، لیکن ندیم کے پاؤں کی آواز سے وہ بیدار ہو کر شور مچا سکتا تھا۔ چنانچہ ندیم نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کسی جگہ سے دیوار پھاند کر بنگلے کے باغ میں اتر جائے گا۔ اس ارادے کے ساتھ وہ بنگلے کی عقبی دیوار کے قریب آیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ندیم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ جسے وہ کسی کے قدموں کی چاپ سمجھ رہا تھا وہ محض اس کا وہم تھا، تو اس نے اندھیرے میں دیوار کا جائزہ لیا۔ دیوار کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، ایک جگہ سے اینٹ نکلی ہوئی تھی۔ ندیم نے اس میں پاؤں پھنسایا اور دیوار پر چڑھ کر بالکل سیدھا لیٹ گیا۔ اس نے دوسری طرف اندھیرے میں جھانکا۔ پپیتے کے درختوں کے نیچے ایک کھوکا پڑا تھا۔ ندیم آہستہ سے دیوار کو ہاتھوں سے پکڑ کر دوسری طرف بنگلے کے باغ میں اتر گیا۔ پپیتے کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر اس نے بنگلے کے عقبی برآمدے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہاں بھی کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا کوٹھی کی دوسری طرف آ گیا۔ یہاں پہلی بار اسے کھڑکی میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آتی نظر آئی۔ ندیم قریب گیا۔ کھڑکی بند تھی اور اندر کی جانب پردہ گرا ہوا تھا۔ کھڑکی پر شیشے لگے تھے۔ بھاری پردے کی وجہ سے اندر کی روشنی بہت ہلکی ہو کر باہر آ رہی تھی۔ عجیب بات تھی کہ بمبئی کلکتے کے مکانوں، بنگلوں اور فلیٹوں کی طرح اس کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں نہیں لگی تھیں۔ ندیم کو اندر سے انسانی آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ اس نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیے۔ اس کا دل مارے خوشی کو اچھل پڑا۔ اندر نجمی بول رہی تھی۔ وہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ آواز بہت دھیمی تھی۔ ندیم یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ نجمی کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اس نے ایک کان انگلی سے بند کر کے دوسرا کان کھڑکی کے شیشے کے بالکل ساتھ لگا دیا۔ نجمی غصے سے کسی سے کہہ رہی تھی، اسے کہہ دو اس کی ماں بھی مجرا کر کے آ رہی ہے، اگر زیادہ گڑبڑ کی نا تو چاقو مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی، جاؤ تم بھی دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ یہ نجمی کا کمرہ تھا۔ نجمی کو شاید کوئی اپنے پاس بلا رہا تھا اور وہ مشتعل ہو رہی تھی۔ ندیم کو نہ جانے کیوں اس نجمی کا خیال آ گیا جو لاہور کی یونیورسٹی کیمپس کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اس سے انگریزی لٹریچر پر بڑی شائستہ باتیں کیا کرتی تھی۔ اب نجمی کتنی بدل گئی تھی۔ ماحول نے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ کھڑکی کی دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی، پھر بتی بجھ گئی۔ ندیم سمجھ گیا کہ نجمی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی ہے۔ ندیم شاید اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھڑکی پر آہستہ سے انگلی سے ٹھک ٹھک کی۔ دوسرے لمحے کمرے میں پھر روشنی ہو گئی۔ نجمی کی کرخت آواز بلند ہوئی، دھومل تم رات بھر کھڑکی بجاتے رہو گے تب بھی میں نہیں کھولوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب ندیم نے اپنا منہ کھڑکی کے ساتھ لگا کر آہستہ سے کہا، نجمی میں ہوں ندیم۔
कमरे की रोशनी फौरन ही बुझ गई। नजमी ने नदीम की आवाज सुन ली थी। खिड़की आहिस्ता से खुल गई। अंधेरे में नदीम को नजमी का धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई दिया। नजमी ने झुककर सरगोशी में कहा, अंदर आ जाओ। नदीम खिड़की में से अंदर कमरे में आ गया। नजमी ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और अंधेरे में नदीम का हाथ पकड़कर उसे पलंग की तरफ ले आई। खुदा का शुक्र है तुम बचकर निकल आए, मैंने तुम्हें फौजी जीप में जाते देखा था। नदीम ने जल्दी जल्दी सारे वाकयात नजमी को सुनाए और बोला, नजमी खुदा के लिए अब मेरी बात मान लो और इस गुनाह की कीचड़ से निकलकर मेरे साथ मशरकी पाकिस्तान चली चलो। मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है कि मैं तुम्हें जिस कदर सुख पहुंचा सकूं पहुंचाऊं, बल्कि अपनी जिंदगी भी तुम पर कुर्बान कर दूं। नदीम, मैं तुम्हारे इस जज्बे और मोहब्बत की दिल से कदर करती हूँ, लेकिन पहली बात तो ये कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। दूसरी बात, जब तक मैं अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं ले लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मैंने कसम खा रखी है। नदीम कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर किसी ने जोर से हाथ मारकर कहा, दरवाजा खोलो चंदा भाई, मैं इंस्पेक्टर मांजरेकर हूँ। नदीम का दिल धक से रह गया। वो खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने खिड़की खोली और बाहर छलांग लगाने ही लगा था कि दो सिपाही राइफलें ताने सामने आ गए। एक ने चिल्लाकर कहा, भागा तो शूट कर दूंगा। मांजरेकर दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ा रहा था। एक सिपाही कूदकर कमरे में आ गया और टॉर्च रोशन कर दी। नजमी अपने दिल को पकड़कर पलंग पर बैठ गई। वो समझ गई कि अब नदीम इन भेड़ियों के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता। दूसरा सिपाही भी कूदकर खिड़की में से अंदर आ गया और उसने राइफल की नाली नदीम की गर्दन पर रख दी। दूसरे सिपाही ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मरहटा इंस्पेक्टर मांजरेकर 3 सिपाहियों के हमरा कमरे में घुस आया। नदीम को टॉर्च की रोशनी में राइफल की नाली की जद में देखा तो मुस्कुरा दिया। चंदा भाई, मुझे पूरा विश्वास था कि हमारा मुजरिम और पाकिस्तानी जासूस तुम्हारे कमरे के सिवा और कहीं नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने कमरे की बत्ती जला दी। कमरा रोशनी से भर गया। नदीम ने नजमी की तरफ देखा। वो सर झुकाए खामोश बैठी थी। मांजरेकर ने गुर्राते हुए हुक्म दिया, इसे हथकड़ी लगाकर बाहर जीप में ले चलो। नदीम के हाथ पीछे करके फौरन आनी हथकड़ी लगा दी गई। सिपाही उसे खींचते हुए बाहर ले गए। नजमी ने अपने होंठ दांतों से काटते हुए जहरीली नजरों से मांजरेकर की तरफ देखा। तुम एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते की तरफ लेकर जा रहे हो। नदीम का कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और सिर्फ मुझसे मिलने वीजे की पाबंदियां तोड़कर दिल्ली से कलकत्ते आ गया। उसके सिवा इसका कोई कसूर नहीं। मांजरेकर ने आगे बढ़कर जोर से एक थप्पड़ नजमी के गाल पर मारा। चंदा भाई, ये सब कुछ हम जानते हैं, पर तुमसे भी निमट लेंगे। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। नजमी थप्पड़ खाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर वो गाल पर हाथ फेरती हुई उठकर कॉर्नर्स पर रखे शीशे के सामने आई। आईने में अपने चेहरे को देखा। उसके होठों के कोने में से खून की एक बारीक लकीर बहने लगी थी। नजमी को उस वक्त अपना चेहरा एक ऐसी शेरनी की तरह लगा जो इंसानी खून की प्यासी हो। मांजरेकर की शक्ल वो अपनी आंखों के सामने लाती हुई दिल ही दिल में बड़बड़ाई, मांजरेकर, तेरी बारी सबसे पहले आएगी। वक्त आने पर मैं अपने हाथों से तेरा गला काटूंगी। और फिर वो पलंग पे गिरकर बेख्तियार रोने लगी। नदीम को पुलिस की बंद गाड़ी में बिठाकर धर्मतला के बड़े थाने की हवालात में बंद कर दिया गया। हथकड़ी तो उसे पहले से ही लगी थी। अब उसके पांव में बेड़ियां भी डाल दी गईं। मांजरेकर अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। रातों रात पुलिस के आला हुक्काम को पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी की इत्तला कर दी गई। मिलिट्री पुलिस के कर्नल विश्वनाथ भी रात को थाने पहुंच गए। उन्होंने नदीम को हवालात में देखा और थाने से ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को फोन किया कि मैं आपसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। कर्नल विश्वनाथ रात के 3 बजे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की कोठी पर पहुंच गया। आधे घंटे की बातचीत और सलाह मशवरे के बाद उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तानी जासूस को काले पानी के सैनिटल जजीरे में कैद कर दिया जाए। सैनिटल जजीरा अंडमान के 200 जजीरों में से एक है। अंडमान के जजायर खलीज बंगाल में बर्मा और इंडिया के दरमियान वाक़ हैं। उन्हें कभी काले पानी के नाम से भी पुकारा जाता था और अंग्रेजों के जमाने में सियासी कैदियों और इंतहाई खतरनाक मुजरिमों को उम्र भर के लिए यहाँ कैद में डाल दिया जाता था। यहाँ अंग्रेजों ने इस मकसद के लिए एक बहुत बड़ी जेल बनाई थी, जिसके बरामदे और राहदारियों में भी लोहे की सलाखें लगी थी। सियासी कैदियों को जजीरे में खुला छोड़ दिया जाता। उन्हें इस बात की इजाजत भी थी कि वो जजीरे के बाशिंदों के साथ मिलकर कोई छोटा मोटा काम करें। खतरनाक मुजरिमों को जेल की कोठरियों में बंद किया जाता। उन जजीरों से फरार नामुमकिन था। ये सारे के सारे जजीरे समंदर में घिरे हुए हैं। ये काला समंदर तकरीबन सारा साल ही बिखरा रहता है। मई से नवंबर तक मूसलाधार बारिशें होती हैं और समंदर इस कदर बिखरा हुआ होता है कि किसी जहाज का साहिल तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। यहाँ घने जंगलों में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है और मक्खियों जितने बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं। मकामी लोगों में यरकान, मलेरिया और जर्द बुखार आम होता है।
अंग्रेजों के जाने के बाद इन जजीरों पर भारत ने कब्जा कर लिया और अब इंडियन गवर्नमेंट ही इन जजीरों का नज़्म-ओ-नस्क चलाती है। यहाँ की आबादी बर्मी, मलाई, भारतीय, हबशी और मकामी कबीले के लोगों पर मुश्तमिल है। मुसलमान सबसे पहले 871 ईस्वी में यहाँ सयाहों की हैसियत से आए और यहाँ इस्लाम की शमع रोशन हुई। इन जजीरों में आज भी मुसलमान हजारों की तादाद में अपने दीनी अरकान की पाबंदी करते हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। लक्षद्वीप के जजीरों में खूबसूरत मसाजिद और बुजुर्गान दीन के मज़ार भी शामिल हैं। नदीम को कुछ खबर नहीं थी कि उसे काले पानी भेजने का फैसला हो चुका है। पुलिस के आला हुक्काम ये चाहते थे कि उस पाकिस्तानी जासूस को सबसे पहले किसी ऐसी जगह कैद कर दिया जाए जहां से उसके लिए फरार होना नामुमकिन हो, और ऐसी जगह काला पानी हो सकती थी। उसके बाद वो नदीम से एक मंसूबे के तहत पूछगछ करके उसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। रात नदीम ने धर्मतला की हवालात में गुजार दी। दूसरे दिन उसे बंद गाड़ी में डालकर कलकत्ते की खिजरपुर जेटी पर पहुंचा दिया गया। यहाँ नेवल गार्ड की खुसूसी हवालात में 2 रोज उसे बंद रखा गया। तीसरे दिन एक भारतीय नेवी का जहाज मट्टी का तेल, प्याज, नमक और चीनी लेकर जज़ायर अंडमान यानी काले पानी जा रहा था। नदीम को उस जहाज पर स्पेशल गार्ड्स की मियत में सवार करा दिया गया। जहाज पर आने के बाद नदीम को पहली मर्तबा मालूम हुआ कि उसे काले पानी ले जाया जा रहा है। वो सिवाय खामोश रहने का कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन दिल ही दिल में उसने एक बार फिर तय कर लिया था कि वो मौका मिलते ही काले पानी से भी फरार होने की कोशिश करेगा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि काले पानी के जजीरे कैसे हैं और उनका महल वक़ू कैसा है। उन जजीरों के बारे में उसने सिर्फ जोग्राफी की किताब में ही पढ़ा था और ये सुन रखा था अंग्रेजों के जमाने में यहाँ सियासी कैदियों को उम्र भर के लिए भेज दिया जाता था और फिर उनकी कोई खबर नहीं आती थी। नदीम के दिल में काले पानी की दहशत जरूर मौजूद थी। उसे मालबरदार जहाज के निचले डेक यानी जहाज की सबसे निचली मंजिल में पाँव में बीड़ियां डालकर बंद कर दिया गया। सिर्फ बाथरूम में जाते वक्त उसकी बीड़ियां खोल दी जाती थी। लोअर डेक में स्पेशल फौजी गार्ड्स के 6 हंगामी फौजी हर वक्त उसकी निगरानी के लिए मौजूद रहते थे। जहाज कलकत्ते की बंदरगाह से रवाना होकर दरिया हेगली में से गुजरता हुआ खलीज बंगाल के काले पानियों में दाखिल हो गया। नदीम को कुछ मालूम नहीं था कि कब दिन डूबा और कब रात हुई और सूरज फिर कब तुलू हुआ। बहरी जहाज में उसका ये पहला सफर था। बरसात का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ था, समंदर चढ़ाव पर नहीं था, फिर भी जहाज जब जजीरा अंडमान के पानियों में दाखिल हुआ तो बुरी तरह डोलने लगा। गार्ड्स की बातों से नदीम ने अंदाजा लगाया कि जहाज को समंदर में सफर करते आज तीसरा दिन है। ये मालबरदार छोटा जहाज था, उसकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। पहले और दूसरे रोज जहाज ज्यादा डोला नहीं था। तीसरे रोज उसने आगे पीछे दाएं बाएं डोलना शुरू किया तो नदीम को चक्कर आने लगे। वो बीड़ियों समेत जहाज के नंगे फर्श पर आंखें बंद किए चित पड़ा रहा। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि ये काले पानी का सफर कभी खत्म नहीं होगा, जैसे वो आसमान और जमीन के दरमियान लटका दिया गया है और तूफानी हवाएं उसे आगे पीछे झूला झुला रही हैं। ये रात का वक्त था या दिन का समा था, नदीम नहीं जानता था। खुसूसी गार्ड्स के सिपाही हर वक्त उसके सर पर मौजूद रहते, लेकिन उसे कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। जहाज बुरी तरह डोल रहा था। ऐसा लगता था जैसे बाहर समंदर में तूफान आया हुआ है, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में सिवाय इंजनों की आवाज के और कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। खुदा जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। फिर उसे जहाज के भोंपुओं के बार बार धीमी आवाज में बोलने की आवाजें आई। जज़ायर अंडमान के जजीरा सेनेटल की जेटी दूर से ही नजर आने लगी। अब जहाज की रोलिंग काफी हद तक कम हो गई थी। जहाज की गोदी पर अंडमान नेवी के कुछ अफसर और मल्ला खड़े जहाज की तरफ मुसलसल देख रहे थे। एक स्टीमर दूसरी तरफ से निकलकर जहाज की तरफ बढ़ा और जैसे उसे रास्ता दिखाता उसकी रहनुमाई करता आगे आगे स्याह पानियों की लहरों में चलने लगा। जहाज सेनेटल बंदरगाह की जेटी से कुछ फासले पर रुक गया। फौरन उसका लंगर समंदर में फेंक दिया गया। समंदर में गैर मामूली तमोज की वजह से जहाज गोदी से थोड़ी दूर समंदर में ही लंगर अंदाज हो गया। जहाज के इंजन बंद हुए तो नदीम ने सुकून का सांस लिया। उसे जिस सुतून के साथ रस्सी से बांधा हुआ था वो खोल दिया गया। बेड़ियां उसके पांव में वैसे ही पड़ी थी। गार्ड्स के सिपाही उसे चलाते हुए ऊपर वाले डेक पर ले आए। नदीम ने कई दिनों बाद नीले आसमान और साहिल पर हवा में लहराते नारियल के दरख्तों को देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जहाज में से जिंदा बचकर बाहर आ गया है। वो जजीरे की छोटी सी गोदी और उसके पीछे किनारे से दूर लहराते नारियल के झुंडों को गौर से देखने लगा। उसे यहाँ से एक न एक दिन जरूर फरार होना था। काले पानी की जेल के 2 ऑफिसर और सिपाही उसको लेने वहां आए हुए थे। नदीम ने जहाज से स्टीमर पर कदम रखा तो उसको अब भी चक्कर आ रहे थे। लगता था जैसे ये चक्कर कभी खत्म नहीं होंगे। जिस तरह नजमी के कमरे से वो गिरफ्तार होकर धर्मतला की हवालात में पहुंचा था, वो सब कुछ नदीम को डरावने ख्वाब की तरह याद आ रहा था। काले पानी के सेंट्रल जेल के सिख चीफ वार्डन खाकी वर्दी, खाकी पगड़ी में जेटी पर खड़ा नदीम को भारतीय मिलिट्री गार्ड से घेरे में उस स्टीमर के डेक पर बैठा गौर से देख रहा था जो मालबरदार जहाज में से उन्हें जेटी तक ला रहा था। काले पानी के जेल के चीफ
वार्डन का नाम गंडा सिंह था। काली स्याह दाढ़ी और फूली हुई मूंछों ने गंडा सिंह के चेहरे को तकरीबन छुपा रखा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, तोंद बाहर को फूली हुई थी। वो अपने हाथ में पकड़े हुए बैत को आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग पर मार रहा था। उसे पहले से इत्तला मिल गई थी कि खतरनाक पाकिस्तानी जासूस उसकी जेल में लाया जा रहा है, जहां फौजी हुक्काम 2 रोज बाद उससे पूछगछ करने के लिए आएंगे। नदीम को सिपाहियों ने पकड़कर जेटी के फर्श पर खड़ा किया तो एक तरफ को गिरते गिरते उसने बामुश्किल अपने आप को संभाला। गंडा सिंह ने आगे बढ़कर नदीम की थोड़ी के नीचे बैद रखकर उसके चेहरे को ऊपर किया और अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुए बोला, मेरा नाम गंडा सिंह है, मैं गढ़ छड़ांगा। नदीम उसे बेबस निगाहों से देखता रह गया। जेटी के बाहर एक बंद गाड़ी मौजूद थी। उसे गाड़ी में बिठाकर काले पानी की सेंट्रल जेल की तरफ ले जाया गया। उस छोटी सी बंद गाड़ी में सलाखदार एक ही खिड़की थी, जिसमें से नदीम को जजीरा सैनिटेल के नारियल के दरख्त और घास फूस की झोपड़ियां और कहीं कहीं ढलानी छत वाली एक आध इमारत नजर आ जाती थी। धूप का रंग फीका पड़ रहा था। दोपहर के 4 बज रहे थे। हवा मरतूब थी, जिसमें समंदर की नमी और मछली की बू रची हुई थी। फिजा में हफ्स था और बंद गाड़ी में नदीम को गर्मी लग रही थी। गाड़ी जजीरा सैनिटेल की मुख्तलिफ छोटी बड़ी सड़कों पर से होती हुई नारियल और सैनिटेल के दरख्तों में घिरी हुई उस पक्की सड़क पर आ गई जो सीधी सेंट्रल जेल की तरफ जाती थी। सेंट्रल जेल का लोहे का फाटक बंद था। अगरचे उस जेल में अब कैदियों की वो तादाद नहीं थी जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन ये बात सिर्फ जेल के हुक्काम और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को ही मालूम थी कि कांग्रेसी हुकूमत ने यहाँ अलहदगी पसंद तहरीकों के जोशीले लीडरों को बंद कर रखा है। उन बदनसीब कैदियों के लवाहिकीन को भारत में कुछ खबर नहीं थी कि ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। भारतीय हुकूमत ने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था कि ये तखरीबकार हमसाए मुल्क में तखरीबकारी और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग करने गए हुए हैं। इन सारी बातों का इल्म नदीम को जेल में आने के बाद एक बंगाली निष्णात मुसलमान अंडमानी नजरल के जरिए हुआ, जो जेल में नाइब मेट था और उसकी ड्यूटी सुबह और शाम के वक्त उन मुख्तसर कैदियों की गिनती करके बुलंद आवाज में सब अच्छा है का ऐलान करना था। जेल के आहनी गेट पर जेल का बिहारी हिंदू सुपरिटेंडेंट पाकिस्तानी जासूस को इंडियन मिलिट्री गार्ड से वसूल करने के लिए तैयार खड़ा था। नाइब वार्डन, हवलदार और मेट भी एक तरफ अटेंशन खड़े थे। हवलदारों में 4 सिख थे। उन्होंने राइफलें कंधों पर उठा रखी थी। गंडा सिंह चीफ वार्डन नदीम के साथ ही गाड़ी से उतरा। नदीम के पाँव में बीड़ी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसे चलना मुश्किल हो रहा था। इंडियन गार्ड ने नदीम को जेल सुपरिटेंडेंट के हवाले करके दस्तखत लिए और वहां से गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। नदीम को बैरक नंबर 3 की चक्की में बंद कर दिया गया। ये एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। फर्श पर नारियल की छाल बिछी थी। कोने में मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसके ऊपर नारियल का प्याला औंधा पड़ा था। कोठरी के दरवाजे पर लोहे की सलाखें लगी थी। सामने एक तंग राहदारी थी, जहां से कभी कभी हवलदार बंदूक लिए गुजर जाता था। नदीम को काले पानी की उस जेल में आए 2 दिन हुए थे कि इंडिया से 3 फौजी पूछगछ करने आए। नदीम को जेल के एक तहखाने में ले जाया गया। उन फौजियों में एक सिख मेजर भी था। पहले तो उसने नदीम के साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार किया और उसे कायल करने की कोशिश की और उसे पेशकश की कि अगर वो अपने साथी जासूसों के पते बता दे तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचा दिया जाएगा। नदीम का जासूसी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। वो पाकिस्तानी जासूस नहीं था। वो तो सिर्फ नजमी की खातिर भारत आया था और उसका मकसद सिर्फ नजमी को अपने साथ वापस पाकिस्तान ले जाना था। उसने यही कह दिया कि वो जासूस नहीं है। तब उस पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो उसे बेदर्दी से पीटा गया, फिर उसे रस्सी के साथ उल्टा लटका दिया गया। तशद्दुद और बर्बरियत का यह सिलसिला 2 दिन तक जारी रहा। इस दौरान नदीम को सिवाय चंद घूंट पानी के कुछ और नहीं दिया गया। कई बार वो बेहोश हुआ। उसे जबरदस्ती होश में लाया जाता और जिस्मानी अजियतों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। 5वें रोज सिख मेजर ने जेल के बिहारी हिंदू सुपरिटेंडेंट को बुलाकर हुक्म दिया कि इस पाकिस्तानी जासूस की कड़ी निगरानी की जाए और उसे किसी हालत में भी जेल की कोठरी से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। इंडियन फौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी नए मंसूबाबंदी के लिए वापस भारत चले गए। नदीम की गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर मांजरेकर को नजमी पर तशद्दुद करने का एक और बहाना हाथ आ गया। बंगाल पुलिस के महकमे ने मांजरेकर को तारीफी सनद अता कर दी कि उसने खतरनाक पाकिस्तानी जासूस को दोबारा गिरफ्तार करवाया था। मांजरेकर को पूछने वाला कोई नहीं था। वो जिस वक्त चाहता नजमी को अपने फ्लैट पर बुला लेता और उसे अपनी हैवानी बर्बरियत का निशाना बनाता। नजमी के सीने में जो लावा उबल रहा था, लगता था कि अब वो फटने ही वाला है। बहुत जल्द नजमी को एक ऐसा मौका मिल गया जिसकी वो मुद्दत से तलाश में थी। नदीम के बारे में उसे कुछ खबर नहीं थी कि उसे गिरफ्तारी के बाद कहाँ रखा गया है और वो किस हाल में है। एक रात नजमी चंदाबाई के रूप में सोनागाची वाले कोठे पर मुजरा कर रही थी। रात का 1 बजने वाला था। अक्सर तमाशबीन जा चुके थे। सिर्फ एक सेठ बैठा अभी तक 100 के नोट लुटा रहा था।
नजमी मुजरा करते करते थक गई थी, लेकिन धूमल बदमाश, जिसने लक्की बाई के कत्ल के बाद अपनी बदमाशी के बल पर कृष्णा बाई और चंदा को अपने कब्जे में ले लिया था, उसे मुजरा जारी रखने की हिदायत कर रहा था, क्योंकि सेठ दौलत लुटा रहा था जिसे धूमल समेटता जा रहा था। कृष्णा बाई ऊपर वाले कोठे पर से अपना धंधा खत्म करके जा चुकी थी। इतने में एक ऊंचा लंबा, बड़ी बड़ी मूछों वाला, कवि हैकल, सुर्ख सफेद जवान, राइफल हाथ में लिए, कंधे पर गोलियों की पेटी लटकाए, सर पर लाल साफा बांधे, दरवाजा खोलकर बैठक में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 मुसल्ला बॉडीगार्ड्स भी थे। धूमल, नजमी और साजिंदों ने उसकी तरफ सहमी हुई नजरों से देखा। मुजरा रुक गया। नौवारिद जवान ने राइफल वाला हाथ बुलंद करते हुए कहा, नाच बंद ना करो बाई, हम तुम्हारा गाना सुनने आए हैं। और सेठ के पास ही चांदनी पर बैठ गया। यहाँ पर पार्ट 21 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 22 समाप्त फरमाएं।